हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिग डेटा फ्रेमवर्क्स के बारे में। ये जो है हमारे बिग डेटा सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम बिग डेटा फ्रेमवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने हडूप के बारे में सीखा, डेटा स्ट्रीम कंसेप्ट्स के बारे में सीखा, हडूप बेसिक्स एंड बिग डेटा बेसिक्स के बारे में हमने सीखा। आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं बिग डेटा का, दैट इज़ बिग डेटा फ्रेमवर्क्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनके सेमेस्टर एग्जाम्स में वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिग डेटा फ्रेमवर्क बेसिकली दोस्तों ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं जो कि बेसिकली बिग डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में काम आता है। ठीक है, हडूप बेसिकली हमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर देता है, बट जो हाई लेवल फ्रेमवर्क्स है जैसे अपाचे पिग हो गया या फिर हाइव हो गया, एचबेस हो गया, जू कीपर हो गया, IBM इन्फोस्फीयर हो गया, ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम कंप्यूटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है लार्ज डेटा को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली हैंडल करने का एक तरीका है और कम लाइंस ऑफ कोड में हमें ये जो है हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कर पाते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पिग एंड हाइव ऑन दी बिग डेटा? अगर दोस्तों पिग और हाइव की मैं बात करूँ, ये बिग डेटा के बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो है हडूप के ऊपर ही काम करते हैं बेसिकली। ये जो है जैसे मैप रिड्यूस में हमने देखा था कि मैप रिड्यूस में हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को लिखना होता है, बट ये जो है कुछ टूल्स जो हम अभी पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क्स जो पढ़ेंगे, वो एलिमिनेट करता है हमें इतना ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखने का, सिंप्लीफाई करता है हमें डेटा प्रोसेसिंग तरीके को, है ना। और ये हमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिससे हम जो है डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग को ईजिली कर पाएँ। जैसे पिग जो है वो डेटा प्रिपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, हाइव जो है वो क्वेरी करता है, क्वेरिंग परफॉर्म करता है, डेटा एनालिसिस करता है हमारे बिग डेटा के ऊपर। कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं जैसे सेल्स एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग, ये सारे जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। अब एक एक करके हम जो है बाइफरकेट करके ईजिली समझते हैं कि ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं क्या। तो सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हमारा आता है दैट इज़ कॉल्ड अपाचे पिग। अपाचे पिग दोस्तों एक हाई लेवल डेटा फ्लो प्लेटफॉर्म होता है ना। एक डेटा प्री प्रोसेसिंग एलिमेंट है, डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो कि याहू ने 2006 के अंदर डेवलप किया था। ये जो है बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने में हडूप में के अंदर और उसको प्रोसेस करने में, है ना। जो हडूप के ऊपर HDFS के अंदर जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, लार्ज डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उसको प्रोसेस करने का जो तरीका है या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए तो हम टूल यूज़ करते हैं, वो तो मैप रिड्यूस था ही। उसके साथ साथ अगर हमें और एफिशिएंट कुछ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, तो वो है हमारा अपाचे पिग। ये जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली, अपाचे पिग के अंदर एक हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जिसका नाम है पिग लैटिन। पिग लैटिन बेसिकली एक हाई लेवल स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड के लाइन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैप रिड्यूस में हम जावा का इस्तेमाल करते हैं और जावा जो है उसके लिए हमें बहुत लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, बट उतना लाइन ऑफ कोड को हमें ना लिखना पड़े, इसके लिए हम पिग लैटिन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हैं हम लार्ज डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये एक डेटा फ्लो लैंग्वेज है और ये जो है हडूप क्लस्टर के ऊपर रन होता है और ये जो है बेसिकली SQL की तरह ही हमारे पास है ना। और ये पिग जो है, पिग लैटिन जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि पिग लैटिन जो है वो हर टाइप के डेटा को यूज़ करता है, हमारे पास हर टाइप के डेटा को यहाँ पे हमें यूज़ करता है। और क्या हमारे पास इसके फीचर्स है, बेसिकली कोड के लेंथ को कम कर देता है, हमें बहुत बड़ा जावा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पिग लैटिन के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं फिल्टरिंग वगैरह के लिए या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब पिग डेटा मॉडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पिग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए, जैसे एटम, टपल, बैग एंड मैप। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे पास यहाँ पे पिग डेटा मॉडल में होते हैं। एटम क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल डेटा वैल्यू होता है या फिर इंटीजर या फिर स्ट्रिंग हो गया, जैसे मान लो माइक हो गया, किसी का नाम मान लो सुरेश है, रमेश है, ये बेसिकली एक एटॉमिक वैल्यू हो गई ना, तो सिंगल डेटा वैल्यू को हम एटम बोल देते हैं। टपल क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जहाँ पे हम उसको टपल आपने पाइथन में भी सीखा होगा, जब हम कॉमा सेपरेटली पैरेंथेसिस के साथ कुछ डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम टपल बोलते हैं। और बहुत सारे टपल्स को नेस्टेड वे में अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको हम बैग बोल देते हैं। ठीक है, तो बैग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टपल्स, नेस्टेड टपल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। टपल क्या हो गया, बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़।
फिर हम दोस्तों देखेंगे मैप क्या होता है। मैप बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव एरे होता है, जिसमें बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होकर रहता है। की मैं बात करूँ, की का जो हमारा टाइप है वो कैरेक्टर एरे होना चाहिए, और अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू का कोई भी टाइप हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, और पिग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स क्या, कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं पिग लैटिन के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा लोड ऑपरेटर। लोड ऑपरेटर दोस्तों हमारे पास HDFS में से हमारे डेटा को रीड करता है और एक रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास A इज इक्वल टू लोड डेटा डॉट CSV यूजिंग पिग स्टोरेज, ये हम कमांड यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक डेटा डॉट CSV से हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे और हम एक रिलेशन क्रिएट कर देंगे A नाम का। ठीक है, और उसको लोड किया हमने बेसिकली। फिर दोस्तों हमारे पास आता है फिल्टर ऑपरेटर। फिल्टर ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, फिल्टर आउट करना बेसिकली। जैसे फिल्टर ए, मतलब ए बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन है, क्रिएट करते हैं हम रिलेशन को। तो लोड ऑपरेटर से हमने रिलेशन को क्रिएट किया डेटा को रीड करके HDFS में से। अब वो जो रिलेशन बना वो ए में हमारे पास स्टोर्ड है। अभी ए में से हमें ऐसे मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए जिसका मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा हो, तो फिल्टर ए बाई मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो वो हमारे पास बी में हमने स्टोर कर दिया। फिर आता है ग्रुप ऑपरेटर। ग्रुप ऑपरेटर दोस्तों हमारे पास कुछ, अगर हमें ग्रुप करना है किसी रिकॉर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ अ की, उसको हम ग्रुप ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे हम बी को ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट और उसको सी में स्टोर कर देंगे, तो ग्रुप बी बाई डिपार्टमेंट। देन दोस्तों हमारे पास आता है फॉर ईच ऑपरेटर। ये क्या करता है, हमारे पास हर एक जो हमने ग्रुप बनाया है उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। जैसे फॉर ईच सी जनरेट ग्रुप काउंट बी। काउंट बेसिकली बी हमने किया, बी का जो भी हमने डेटा है उसको हमने काउंट किया, उसके बाद एक ग्रुप हमने जनरेट किया हर एक सी के लिए, जो भी हमने डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। फिर आता है जॉइन ऑपरेटर। जॉइन ऑपरेटर दोस्तों एक दो रिलेशन को ज्वाइन करने के लिए जिसके पास एक कॉमन की हो, उसमें हमारे पास काम आता है। जैसे जॉइन एम्प्लॉय, मेरे पास एक टेबल है उसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID और हमारे पास डिपार्टमेंट एक टेबल है उसका डिपार्टमेंट ID, इन दोनों के की का जो है कॉमन की है, इन दोनों के हिसाब से हम एम्प्लॉय टेबल को और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करेंगे। फिर आता है स्टोर ऑपरेटर। स्टोर ऑपरेटर दोस्तों हमारे पास यूज़ होता है जब हम जो भी हमने डेटा को प्रोसेस किया है यूजिंग पिग लैटिन स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पिग का यूज़ करके, अपाचे पिग को यूज़ करके जो हमने डेटा को प्रोसेस किया है उसको वापस से HDFS में स्टोर करने के लिए जो है हम स्टोर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टोर D इंटू आउटपुट है ना, ये यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशंस क्या क्या है पिग के, ETL ऑपरेशन दैट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग फाइल प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग फॉर डेटा फॉर एनालिटिक्स, ये सारे जो है एप्लीकेशंस है सिंपल। ये जो है दोस्तों एक आर्किटेक्चर गिवन है आपका मैप रिड्यूस का, सॉरी अपाचे पिग का। पिग लैटिन स्क्रिप्ट जो है वो क्या करता है हमारे पास, मैं आपको सीधी सी बात बता दे रहा हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ पिग से हम समझ लेते हैं दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ पिग जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला आता है हमारा पिग लैटिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास अलग अलग सिंटेक्स हैं, कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे कोड को या फिर लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास एक रन टाइम इंजन होता है दोस्तों। रन टाइम इंजन क्या करता है हमारे पास, ये जो है हमने जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के पिग लैटिन से जो हमने कोड लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, उसको कंपाइल करने में हेल्प करता है। ये जो है दोस्तों हमारे पास, क्योंकि बेसिकली अपाचे पिग क्या करता है, हमें एक रास्ता, यूज़र को एक रास्ता देता है कि वो अपने लाइन्स ऑफ कोड को कम कर सके बाई प्रोवाइडिंग सम कमांड्स एंड सिंटेक्स। अब हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो गया, बट इंटरनली वो सारी जो प्रोसेसिंग है वो हमारा मैप रिड्यूस ही करता है। तो हमें मैप रिड्यूस में जावा का बड़ा कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं पिग का, पिग लैटिन का। उससे हम छोटा कोड लिखते हैं और इंटरनली यूजिंग द रन टाइम इंजन कंपाइलर क्या करता है हमारे पास, उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे पास सिस्टम है, पार्सिंग, वैलिडेटर्स, इन सब का यूज़ करके हमारा जो स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन है उसको मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट कर देता है, जावा कोड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो है हम इस डेटा को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए HDFS का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा, पिग लैटिन बेसिकली यूज़र को एक वे प्रोवाइड करता है या फिर फ़ायदा प्रोवाइड करता है जिससे वो जो है अपने लाइन ऑफ कोड को कम लिखना पड़े उनको, और इंटरनली जो है वो उसको कंपाइल करके मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्रोसेसिंग मैप रिड्यूस ही कर पाए। तो पिग ऑपरेशंस मैंने आपको बताया, पहले हम क्या करेंगे, लोड करेंगे डेटा को, फिर पिग स्क्रिप्ट लिखेंगे, पिग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी, जैसे पार्सिंग, ऑप्टिमाइजेशन, वैलिडेट करेंगे, हम कंपाइल करेंगे, फिर हम प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट जो है उसको हम HDFS में स्टोर कर सकते हैं। HDFS क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, या
फिर दोस्तों हम जिस स्क्रीन में काम कर रहे हैं उसमें हम डंप कर देंगे, जैसे स्क्रीन में ही हमें आउटपुट दिखे। ये पूरा आर्किटेक्चर है बेसिकली। पिग लैटिन हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, फिर पार्सर यूज़ किया, पार्स करा, ऑप्टिमाइज किया, प्लान किया यूज़र ने, और स्टोर किया हमने बेसिकली मैप रिड्यूस जॉब में इसने कन्वर्ट कर दिया। हमारे कंपाइलर ने रन टाइम, जो हमारा कंपाइलर है या रन टाइम इंजन है, उसने क्या किया, बेसिकली कन्वर्ट कर दिया उसको मैप रिड्यूस जॉब में। जॉब ने प्रोसेस किया, यान ने रिसोर्स अलोकेट किया, नेगोशिएट किया, फिर जो है हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जो डेटा है वो हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपाचे हाइव। अपाचे हाइव दोस्तों हमारे पास क्या होता है एक ऐसा बेसिकली सिस्टम है या फ्रेमवर्क है, डेटा वेयरहाउस फ्रेमवर्क है बेसिकली, जो कि हडूप के ऊपर ही बनता है और ये बैच प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है। ये जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ही हमारे पास ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि यूज़र को अलाउ करता है लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए। इसके पास एक बेसिकली क्वेरी लैंग्वेज है। ये बेसिकली एसक्यूएल जो सीक्वल जो हमारा लैंग्वेज होता है डेटाबेस के लिए, जो सीक्वल लैंग्वेज होता है उसी की तरह सिमिलर होता है। और अपाचे हाइव के पास भी एक हमारा क्वेरी लैंग्वेज है, इसका नाम है हाइव क्वेल, दैट इज़ हाइव क्वेरी लैंग्वेज। ये जो है बेसिकली हमारे पास बैच क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है, और रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हाइव क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है HDFS और HBase। HBase क्या होता है बेसिकली, हाइव डेटाबेस। ये जो है बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हाइव क्वेल जो है वो एक हिडन या फिर हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है मैप रिड्यूस जो हमारा है उसके ऊपर। तो हाइव जो है वो किसने डेवलप किया था, फेसबुक ने 2007 के अंदर डेवलप किया था हाइव को। ये एक डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है। ये जो है बेसिकली हमारे पास क्या यूज़ करता है, हमारा हाइव क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं ना, तो बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए हाइव क्वेल का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, मैं आपको सिंपल वाला आर्किटेक्चर की बात करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम यूज़र जो है वो बेसिकली इंटरेक्ट करने के लिए हाइव CLI यूज़ करता है, दैट इज़ हाइव कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर बी लाइन भी यूज़ कर सकता है, बी लाइन या फिर हाइव कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर सकता है क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। हाइव के कुछ सर्वर होते हैं, वहाँ से भी आप परफॉर्म कर सकते हो, और हाइव वेब इंटरफेस होता है, वहाँ से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। अब ये जो भी आपने क्वेरी परफॉर्म किया वो ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर क्या करता है बेसिकली, इसको एग्जीक्यूट करता है, पार्सर्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, ये क्या करता है बेसिकली ऑप्टिमाइज करता है हमारे क्वेरी को, और हमारा डेटा जो है वो फेच करता है HDFS में से, और मैप रिड्यूस यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए डेटा को। अब ये जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, जो भी रिलेशन है, टेबल्स हैं, इन सबको स्टोर करने के लिए, मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए हम मेटा स्टोर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजिंग द डेटा बेसिकली मेटा स्टोर से होता है, जो कि RDBMS में उसका डेटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। नेम स्पेस का मतलब होता है रिलेशन या फिर टेबल्स, जो भी स्कीमाज है, उन सब का जो डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, वो मेटा स्टोर में हमारा स्टोर होके रहता है। तो मैनेजिंग डेटा इन द हाइव, बेसिकली मेटा स्टोर ये चीज़ करता है, सिस्टम कैटलॉग होता है ये। हाइव जो है वो मेटा स्टोर यूज़ करता है, जैसे टेबल स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ डेटा को हमारे पास फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। अब दोस्तों हमारे पास आता है यहाँ पे हाइव। हाइव बेसिकली किस किस तरीके के फाइल्स को सपोर्ट करता है, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, सबसे सिंपल वाला, बाइनरी फाइल, एवरो फाइल फॉर्मेट, पाके फाइल फॉर्मेट, ये सारी जो है हमारे पास ऐसे फाइल्स हैं जो कि हाइव क्यूएल जो है वो सपोर्ट करता है डेटा को स्टोर करने के लिए HDFS या फिर HBase के अंदर। अब यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूशन फ्लो है हमारे हाइव का। बेसिकली हम सबसे पहले पार्स करते हैं हमारे हाइव क्वेरी लैंग्वेज को, फिर ऑप्टिमाइज करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जॉब को सबमिट करते हैं हमारे क्लस्टर के अंदर। बेसिकली जो भी क्लस्टर्स है, जितने भी नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा जितना भी जॉब मैप रिड्यूस ने जनरेट किया उसको हम सबमिट करते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं यूजिंग द मैप रिड्यूस एंड अपाचे स्पार्क, एंड लास्टली हम डेटा को स्टोर करते हैं HDFS या फिर HBase के अंदर। ठीक है। तो ये सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, हाइव क्वेल जो है वो डेटा को रिट्रीव या स्टोर करता है हमारा HDFS में या तो HBase में, और यहाँ पे यान जो है बेसिकली रिसोर्स नेगोशिएटर या फिर एलोकेटर की तरह काम करता है। तो ये हमारा पूरा जो है दैट इज़ बेसिकली अपाचे हाइव। अब हाइव के कुछ टेबल्स हैं, दो टाइप के हमारे पास टेबल्स होते हैं, मैनेज टेबल्स और एक होता है एक्सटर्नल टेबल्स। मैनेज टेबल्स क्या करता है बेसिकली, डेटा और मेटा डेटा दोनों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, मैनेज करता है उसको। और ये जो है अगर मान लो हम उस टेबल को ड्रॉप करते हैं तो पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा हमारा। अगर मान लो कि मैं एक्सटर्नल टेबल्स की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा को मैनेज करेगा। अगर मैं उसको टेबल को ड्रॉप करता हूँ तो हमारा पूरा डेटा जो है वो गायब नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। देन दोस्तों क्वेरिंग डेटा इन द हाइव, चार टाइप के हम क्वेरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ चार लिखे हुए हैं। जैसे अगर मान लो हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके रिट्रीव करना है तो सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वेयर को बेसिकली अगर मान लो कुछ डेटा को फिल्टर करना है तो वेयर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर मान लो एग्रीगेशन ग्रुप करना है हमें कुछ डेटा पॉइंट्स को या डेटा को रिलेशन के अंदर, तो ग्रुप बाई हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जॉइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे अगर हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, दो रिलेशन को ज्वाइन करना है। ये बेसिकली हमारे पास SQL की तरह ही सिमिलर फैशन में काम करता है, राइट। पार्टीशनरिंग
बेसिकली हमारे पास पार्टीशनिंग क्या करता है, डिवाइड करता है हमारे टेबल को कॉलम वैल्यूज़ के अंदर, जिससे हमारा क्वेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाए और अच्छा एफिशिएंट हो पाए। बकेटिंग क्या करता है दोस्तों, जब हम अपने डेटा को डिवाइड करते हैं फिक्स नंबर ऑफ बकेट में, जिससे हमारे पास जॉइंस और सैम्पलिंग जो है और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो पाए। दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हो। देन दोस्तों आता है हमारा एचबेस। एचबेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हाइवक्यूएल जो है डेटा स्टोर करता है एचडीएफएस के ऊपर भी और एचबेस के अंदर भी। तो एचबेस बेसिकली एक नो एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस है हमारे पास, एचडीएफएस के ऊपर ही ये बना हुआ है। इसको हम यूज़ करते हैं लार्ज डेटा सेट को रीड और राइट करने के लिए इजीली फास्ट वे में। और एचबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे रियल टाइम एक्सेस हमें चाहिए हो डेटा, बैच प्रोसेसिंग के अलावा, या फिर बैच प्रोसेसिंग जहाँ यूज़ ना हो रहा हो, वहाँ पे जो है हम बेसिकली जल्दी से हमें जो है डेटा को फेच करना है या फिर एक्सेस करना है, तो हम एचबेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, बट एग्जाम्स में ये पूछा नहीं जाएगा। मेन है इसका आर्किटेक्चर में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे पहला आता है एच मास्टर, जो कि क्लस्टर और मेटा डेटा को मैनेज करता है। रीजन सर्वर, जो कि डेटा और सर्वर रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, स्टोर करता है उसको। और जू कीपर, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखे हैं एचबेस का। बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टाइम सीरीज डेटा, आईओटी सेंसस डेटा, ये सारे जो है स्टोर करने में हम एचबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों जू कीपर। जू कीपर दोस्तों क्या है, जू कीपर एक ऐसा फ्रेमवर्क है हडूप के अंदर ही, जो कि बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड सर्विस यूज्ड टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप के अंदर, बेसिकली हडूप हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके अंदर हमें अगर चीज़ों को मैनेज करनी है, कोऑर्डिनेट करना है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज वे में हमें चलाना है, जिससे हमारे पास ओवरलैपिंग ना हो या फिर कोलिजन ना हो, तो हम जू कीपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोसेसर्स को, है ना, कोऑर्डिनेट करता है। बेसिकली पहले प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक नोड के साथ, हर एक हमारे पास डेटा पॉइंट के साथ, डेटा नोड के साथ, और फिर कोऑर्डिनेट करता है। फिर नेम स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय ज़ूकीपर इज मच लाइक स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम। जो नेम स्पेस है, मतलब जो रिलेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो प्रोवाइड होता है नेम स्पेस से ज़ूकीपर को, वो जो है स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम की तरह ही हमारे पास होता है। ज़ूकीपर रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को, और कुछ सर्विसेज जैसे सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, क्लस्टर मैनेजमेंट में हमारा ज़ूकीपर काम में आता है। ये जो है ज़ूकीपर हम इट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर कोऑर्डिनेशन डेटा, जैसे स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ये सब स्टोर करने के लिए हमारे पास ज़ूकीपर भी इस्तेमाल होता है। ये जो है बेसिकली एचबेस के साथ हमारे पास वर्क करता है, साथ में दोनों वर्क करते हैं। बेसिकली हमारे पास मॉनिटरिंग कंपोनेंट है, तो जो भी डेटा है वो हमारे पास स्टोर होता है, हमारे जो भी स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम एचबेस में स्टोर करते हैं। और ज़ूकीपर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है और मॉनिटर करता है। इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं, दैट इज जेड नोड, दैट इज ज़ूकीपर नोड। ये जो है बेसिक यूनिट होता है डेटा का। फिर हमारे पास असेंबल होता है, दैट इज़ बेसिकली जो कि ज़ूकीपर सर्वर्स का एक ग्रुप, उसको हम असेंबल बोलते हैं, एनसेंबल सॉरी। एंड वॉच होता है, जो कि नोटिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, कुछ भी छेड़खानी हुआ, कुछ भी नोटिफिकेशन देना है हर एक फ्रेमवर्क को, तो ये जो है हमारे पास ज़ूकीपर वो काम करता है। ज़ूकीपर का आर्किटेक्चर, बहुत सारे सर्वर इंटर रिलेटेड हैं और बहुत सारे क्लाइंट जो है वो सर्वर से जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, और लोडर जो है वो बेसिकली पूरी चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर रहा है। तो दिस इज़ द ज़ूकीपर आर्किटेक्चर। और ये जो है हमारे भाई साहब जो बहुत कूल तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, जिनका हाथ बहुत बड़ा बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड अपाचे ज़ूकीपर। ये अपने लोगो है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ना। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं IBM इन्फोस्फीयर बिग इनसाइट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। जैसे दोस्तों हमने अपाचे के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अपाचे पिग, अपाचे हाइव, अपाचे एचबेस, इतना सब पढ़ लिया, अपाचे ज़ूकीपर अलग अलग हमने दिखा यहाँ पे, है ना। तो अब हम IBM ने भी यहाँ पे बहुत सारा इन्होंने फ्रेमवर्क या फिर एंटरप्राइज है। बेसिकली IBM इन्फोस्फीयर बिग इनसाइट्स क्या है, ये एक ऐसा एंटरप्राइज है जो कि हडूप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एंटरप्राइज हडूप डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एडिशनल टूल्स प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, और ये जो है बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको यूज़ करती हैं। और अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूँ, दैट इज़ IBM इन्फोस्फीयर स्ट्रीम्स के बारे में, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हमने देखा था अपाचे फ्लिंक, अपाचे स्पार्क, अपाचे स्टोम, अपाचे काफका, ये सारे जो है रियल टाइम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वैसे ही रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे IBM इन्फोस्फीयर स्ट्रीम जो है वो प्रोवाइड करता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए उसी वक्त कंटिन्यूसली डेटा जनरेट होता रह रहा है, तो उसी वक्त एनालाइज करने के लिए इंस्टेंटली जैसे ही डेटा आता है तो हम इन्फोस्फीयर स्ट्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए। इसके एप्लीकेशन जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, लाइव मॉनिटरिंग, सेंसर डेटा एनालिसिस, ये सब में हमारा IBM इन्फोस्फीयर स्ट्रीम्स यूज़ होती हैं। जैसे ओवरव्यू आप देख सकते हो,
आप एग्जाम्स में भी इसको बना के आ सकते हो जितना आपको याद है, जिससे एक अच्छा एक माइंड मैप आपको मिले। ये कुछ कुछ टूल्स हैं, कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बेसिकली डेटा साइंटिस्ट या फिर एनालिस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिकली अपाचे हडूप, IBM बिग इनसाइट फॉर अपाचे हडूप। अपाचे हडूप के लिए जो IBM बिग इनसाइट्स जो प्रोवाइड करती हैं वो सारा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, है ना। देन दोस्तों आता है हमारा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। बेसिकली दोस्तों हमने देखा कि ये जो डेटा हम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, बिग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, बेसिकली कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए, कुछ प्रिडिक्शंस करने के लिए, कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, आपने इसको मशीन लर्निंग में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं डाला यहाँ पे। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसा टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, है ना। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। जैसे आपने देखा होगा y बराबर mx प्लस सी वाला लाइन, वही y बराबर a प्लस बी एक्स वाला लाइन, जहाँ पे b जो है वो है हमारा स्लोप और a जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है। ये जो है बेसिकली हमारा बताता है कि अगर मान लो कोई भी एक अननोन वैल्यू है y का, सॉरी अननोन वैल्यू ऑफ y के लिए हम x बेसिकली अगर हमारे पास है तो अननोन वैल्यू के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम प्रिडिक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर अगर मान लो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसमें हम अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो a प्लस b1x1 प्लस b2x2 ऐसे करके bn(xn), है ना। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन द एरिया, नंबर ऑफ रूम्स एंड लोकेशंस, है ना। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो हमारे पास यहाँ पे बेस लाइन है, इंटरसेप्ट जो है दैट इज ए की वैल्यू जो है वो हमारा बेस लाइन वैल्यू होता है, और जो कोफिशिएंट है वो हमारा इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो पैरामीटर है दैट इज़ बेसिकली कुछ अगर हमें चेक करना है उसके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, वो R² होता है, जिससे कितना ज़्यादा मॉडल जो है वो फिट कर रहा है हमारे डेटा को, उसको पता लगाने के लिए R² हम यूज़ करते हैं। और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए हम p वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे a इंटरसेप्ट है ना, और b जो है वो हमारा यहाँ पे स्लोप है y बराबर fx लाइन के लिए, ठीक है। ये आप फ्लो चार्ट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों आता है हमारे पास विजुलाइजेशन एंड इंटरेक्शन। ये हमने दोस्तों डेटा विजुलाइजेशन में ऑलरेडी कवर किया है, बट यहाँ पे शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली जितना हम कर रहे हैं उसको एनालाइज करके कुछ प्रोडक्शंस पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस टू अंडरस्टैंड द डेटा पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को हम विजुअल डेटा एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे बार चार्ट कंपैरिजन के लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड्स फाइंड आउट करने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए हम स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में फाइंड आउट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हिस्टोग्राम्स, डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हीट मैप्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बेसिकली डेटा को यूज़र को अलाउ करना डेटा को और अच्छी तरीके से डायनेमिकली एक्सप्लोर करने के लिए हम कुछ फीचर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेक्शन टेक्निक्स हम कुछ दे सकते हैं, जैसे जूमिंग हो गया, पैनिंग हो गया, ब्रशिंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें, जिससे जो है ये हमारे पास क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके हमारे डेटा के साथ, कुछ और फीचर्स और डिटेल्स को वो जो है पैटर्न और ट्रेंड को जो है विजुलाइज कर सके। और कुछ एप्लीकेशंस विजुलाइजेशन के, जैसे टैबल्यू, पावर BI, D3.js, ये सारी चीज़ें जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं जिससे हम अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और पाइथन के विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, है ना, ये सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आपको पूरा विजुलाइजेशन के बारे में और जानना है तो आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा जो है डेटा विजुलाइजेशन का मैंने सब्जेक्ट को कवर किया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सेमेस्टर ओरिएंटेड होकर हमने डेटा विजुलाइजेशन को कवर किया है। तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। अभी के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से जितना ज़रूरी है मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। यू कैन गो थ्रू दिस नोट जिससे आपको पता चल जाए, है ना। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, मैंने डाल दिया है जस्ट टू मोर विजुलाइज। और दोस्तों जो भी हमने अभी पढ़ा इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, उसका एक शॉर्ट नोट्स टाइप में मैंने यहाँ पे इसी नोट्स में डाल दिया है। जैसे यहाँ पे अपाचे पिग के बारे में मैंने डाला, पिग डेटा मॉडल के बारे में डाल दिया है, अपाचे जू कीपर क्या काम करता है, अपाचे हाइव पूरा मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर के साथ साथ जॉब एग्जीक्यूशन फ्लो, सारा जो मैंने आपको समझाया वो एक फ्लो चार्ट की तरफ से डाल दिया है। और एक टेबल है जिसमें आप इजीली बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, कैसे क्या यूजर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हो। वैसे देख के डरावना लग रहा होगा, बट अगर आप 1 बाय 1 पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है। तो ये भी मैंने डाल दिया है। बाकी अगर दोस्तों अगर आपको सिंपली कलरफुल वे में समझना है शॉर्ट में, तो ये शॉर्ट नोट्स भी मैंने इसी नोट्स में डाल दिए हैं। और अगर बहुत डिटेल में समझना है तो ये तो है ही आपके पास पूरा नोट्स, है ना।
एंड येस दैट्स इट दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट बिग डेटा फ्रेमवर्क्स। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे फ्रेमवर्क्स, अपाचे पिग, अपाचे हाइव, अपाचे एच बेस हो गया, हमारे पास अपाचे जू कीपर हो गया। अलग अलग फ्रेमवर्क्स के बारे में हमने देखा, IBM इन्फोस्फीयर, बिग इनसाइट्स के बारे में पढ़ा है ना, अलग अलग टूल्स के बारे में यहाँ पे देखा कैसे वो काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है आपको वीडियो में समझ आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। एंड येस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बिग डेटा। इसी के साथ हमने पूरा बिग डेटा सेमेस्टर ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया है। सारे कंसेप्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा आया होगा, है ना। अगर दोस्तों मज़ा आया है प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों इसी वक्त। एंड ऑल्सो जो भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करो दोस्तों, जिससे आपको जो है सारे कुछ शॉर्ट नोट्स, नोट्स, डिटेल्स और भी कुछ स्टडी मटेरियल जो है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और इसी के साथ हमारा पूरा बिग डेटा सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड ऐसे ही हम और सेमेस्टर ओरिएंटेड वीडियोस लाएंगे जिससे आपको सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर आप कर पाओ। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।